विद्यार्थियों नमस्कार। जय भारत जय हिंद। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, मेरी आज की कक्षा का संबंध राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के बीए पाठ तृतीय के विद्यार्थियों से। और विद्यार्थियों, आज अध्ययन और अनुसंधान की इस श्रृंखला के अंतर्गत मैं आपसे विवेचन कर रहा हूँ आधुनिक भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण विषय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके दो विविध घटक, नरमपंथी दल मॉडरेट पार्टीज, जिनको हम उदारवादी दल के नाम से जानते हैं, और उग्रवादी दल एक्सट्रीमिस्ट पार्टी, जिसको हम गर्म दल के नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों, इससे पहले की कक्षा में मैंने आपसे बात की थी कि किस प्रकार से कांग्रेस के विकास की प्रारंभिक प्रक्रिया में, यानी लगभग 1885 से लेकर लगभग 1905-6 तक के समय को मोटे तौर पर उदारवादी दौर का समय माना जाता है। विद्यार्थियों, इस दौर के अंतर्गत उदारवादी चिंतकों की, जिनमें फिरोज शाह मेहता, दीनसा बाचा, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी और व्योमेश चंद्र बनर्जी जैसे लोग भी इसमें शामिल थे। इन लोगों का यह मानना था कि चूंकि कांग्रेस अपने शैशव काल के दौर से गुजर रही है और अपने प्रारंभिक विकास की अवस्था में, तो ऐसी स्थिति में जरूरी यह है कि कांग्रेस को एक मजबूती दी जाए। और विद्यार्थियों, हम शुरुआती दौर में यह देख रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जो लोग आ रहे हैं वे समाज के पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स क्लास है, डॉक्टर से, वकील है, प्रोफेसर से, इंजीनियर से, समाजसेवी लोग हैं, इस प्रकार के लोग हैं। तो शुरुआती दौर में यह जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस संपूर्ण भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। और दूसरी बात यह कि शुरुआती दौर में काफ़ी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ संख्या में अंग्रेज भी इससे जुड़े थे। और ऐसा कहा जाता है कि लॉर्ड डफरिन के कहने पर सर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इस संस्था की स्थापना की। तो विद्यार्थियों, इस दौर में इन कांग्रेसी उदारवादी नेताओं का ये तरीका था काम करवाने का कि ये लोग प्रार्थना और आवेदन पत्र देने की नीति में यकीन करते थे। और इनका यह मानना था कि भारत में अंग्रेजी राज्य एक प्रकार से वरदान है, एक प्रकार से भारत के विकास के लिए जरूरी है, और कम से कम हिंदुस्तान में अंग्रेजी राज्य उस समय तक रहना चाहिए जब तक कि भारतीय अपने शासन को, स्वशासन को संभालने के योग्य न हो जाए। तो विद्यार्थियों, इस दौर में स्वराज्य या स्वशासन के अधिकारों की अवधारणा का विकास नहीं हुआ। यद्यपि उदारवादी विचारों की, कांग्रेस के नरमपंथी दल की गर्मपंथी विचारधारा के नेताओं ने काफ़ी आलोचना की, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पॉल। तो लाला लाजपत राय ने इस दौर में कांग्रेसी उदारवादी चिंतकों को, जो नरम दल से संबंध रखते थे, उनको एक प्रकार से राजनीतिक अवसरवादिता से भरपूर कहा और ये कहा कि ये लोग देशभक्ति के नाम पर ढोंग कर रहे। लेकिन अगदी गंभीरता से विश्लेषण किया जाए तो यह काफ़ी हद तक पूरी तरीके से सत्य नहीं कहा जा सकता। उदारवादी चिंतकों ने उस दौर में वही किया, कांग्रेस के उदारवादी विचारधारा के लोगों ने, नरमपंथी विचारधारा के लोगों ने उस दौर में वही किया जो उस दौर की परिस्थितियों को देखते हुए अनुकूल है। क्योंकि ब्रिटिश सरकार यदि कांग्रेस बड़े पैमाने पर अपनी मांगों को रखती तो हो सकता है कि सरकार इसको डेवलप होने से पहले खत्म कर देती। विद्यार्थियों, इससे पहले की कक्षा मैंने आपसे बात की थी, याद कीजिए उस स्टेटमेंट की, जब मैंने कहा था कि 1886 में लॉर्ड डफरिन ने कलकत्ता में कांग्रेस के प्रतिनिधियों को गार्डन टी के लिए बुलाया था शाम को। तो उसने उस वक्त ये स्पष्ट कर दिया था कि मैं कांग्रेस के प्रतिनिधियों को नहीं बुला रहा, बल्कि मैं कलकत्ता के गणमान्य और संभ्रांत नागरिकों को बुला रहा हूँ। और जैसे जैसे आप ये देखिए कि 1888 के बाद कांग्रेस के सम्मेलनों से अंग्रेजी लोगों की, अंग्रेज प्रतिनिधियों की संख्या कम होती गई, अंग्रेजी अधिकारियों का आगमन काफ़ी कम होने लगा। और बाद में तो सरकार ने यहाँ तक नियम बना दिया कि कोई भी सरकारी अधिकारी कांग्रेस का सदस्य नहीं हो सकता। और इस दौर के बाद हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे कांग्रेस का प्रभाव बढ़ने लगा तो ब्रिटिश सरकार ने ये तय किया कि कांग्रेस के प्रभाव को कम करने के लिए कुछ लोगों को उसने आगे किया, जिसमें सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जैसे लोग थे। इनको कहा कि आप एक कांग्रेस के मुकाबले में एक प्रकार का पैट्रियोटिक, देशभक्ति भरा ऑर्गेनाइजेशन बनाइए जो कांग्रेस के प्रभाव को कम कर सके। तो
इन परिस्थितियों में उदारवादी विचारधारा के लोगों के लिए, नरमपंथी विचारधारा के लोगों के लिए बड़ी सावधानीपूर्वक काम करने की जरूरत थी। और तो उनके ऊपर जैसे लाला लाजपत राय ने राजनीतिक अवसरवादिता का आरोप लगाया, तो ऐसा पूरी तरीके से उचित नहीं है। और जैसा कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी जब स्वराज्य की अवधारणा की बात कही और कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमें स्वराज्य की प्राप्ति नहीं हो सकती यदि हम साल में एक बार मेंढक की तरह टर्राए और चुप हो जाए। तो कहने का मतलब ये था कि वे कांग्रेस के नरमपंथी विचारधारा के लोगों की अवधारणा को एक प्रकार की राजनीतिक भिक्षावृत्ति मानते थे और उनका ये कहना था कि प्रार्थना पत्र देने से, पिटीशन देने से केवल आश्वासन मिल सकता है, अधिकार नहीं मिल सकता और इसके लिए तो संघर्ष करने की जरूरत है। लेकिन इसके बावजूद उदारवादी चिंतकों को, नरमपंथी विचारधारा के लोगों को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने काफ़ी मांगे अपनी तरफ से रखी, जैसे कि इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना और इसके अलावा गवर्नर की परिषद के विस्तार की मांग, इसमें भारतीय प्रतिनिधित्व की मांग और इसके अलावा और कुछ भी भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए एक आयोग गठित कराना। तो ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी जो उदारवादी चिंतकों के हाथ में जाती है। तो जैसा कि हम ये देखते हैं कि कोई भी मजबूत भवन होता है तो उस मजबूत भवन का ढांचा एकदम तैयार नहीं हो जाता, बल्कि उसके लिए नींव और उसके फाउंडेशन को तैयार करने में काफ़ी वक्त लगता है। तो इन नरमपंथी विचारधारा के लोगों ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, दीनसा वाचा ने, फिरोज शाह मेहता ने और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जैसे लोगों ने कांग्रेस की स्थापना में एक प्रकार के फाउंडेशन और नींव की ईंट का काम किया और उन्होंने धीरे धीरे शनै शनै क्रमिक विकास और क्रमिक अधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया को अपनाते हुए कांग्रेस के लिए एक मजबूत नींव के रूप में काम किया। और आगे चलकर हम ये देख रहे हैं कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक अखिल भारतीय जनव्यापी संस्था का रूप धारण कर सकी और कांग्रेस जनमानस की आकांक्षाओं का प्रतीक और इच्छा बन सकी। तो इसके पीछे उदारवादी चिंतकों के योगदान को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। ये वही लोग थे जिन्होंने कि नींव की ईंट में रहकर काम किया। और विद्यार्थियों, एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे इस मौके पर जिक्र अवश्य करना चाहूँगा कि उदारवादी विचारधारा के इन चिंतकों में से जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम दादा भाई नौरोजी का था। दादा भाई नौरोजी को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के दुष्प्रभाव का इतना मूल्यांकन नहीं किया जितना कि आर्थिक क्षेत्र में ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीतियों के कारण भारत के व्यापार तंत्र को, इसके आर्थिक और वाणिज्यिक तंत्र को जो नुकसान पहुंच रहा था, इसके ऊपर दादा भाई नौरोजी ने काफ़ी गंभीरता से काम किया। और दादा भाई नौरोजी को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने धन के निष्कासन की थ्योरी, ड्रेन ऑफ द वेल्थ के बारे में बताया अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। इस पुस्तक में उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीतियों के कारण भारत का व्यापारिक संतुलन और भुगतान संतुलन उसके प्रतिकूल हो गया है, जो भारत के आर्थिक हितों के एकदम प्रतिकूल है। उन्होंने भारत से निकलने वाले धन के प्रवाह पर चर्चा की और उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से ब्रिटिश अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन भत्तों, तनख्वाहों और ईस्ट इंडिया कंपनी के रिटायर्ड ऑफिसर्स की पेंशन के रूप में भारतीय खजाने से कितना पैसा जाता है। न केवल पैसा ही जा रहा है बल्कि वस्तुओं और सेवाओं के रूप में भारत से धन का प्रवाह बड़े पैमाने पर हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने सूती वस्त्र उद्योग के ऊपर ब्रिटिश आर्थिक तंत्र के प्रभाव के कारण होने वाले कुठाराघात का अध्ययन किया और यह कहा कि भारत, जो किसी समय पूरी दुनिया में सूती वस्त्र का सबसे बड़ा निर्यातक था, वह ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों के कारण सूती वस्त्र का आयातक बन गया। और जबरदस्त काफ़ी गहरा विश्लेषण किया उन्होंने आर्थिक तंत्र पर और भारत के आर्थिक तंत्र पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में। तो हम ये पूरी तरीके से कह सकते हैं कि उदारवादी विचारधारा के चिंतकों को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने आगे आने वाले आर्थिक और राजनीतिक सुधारों के लिए एक प्रकार से वातावरण तैयार किया, एक आधारशिला और एक विचारशिला का निर्माण किया और जिसका प्रयोग करते हुए आगे उग्रवादी विचारधारा के लोगों ने और महात्मा गांधी ने
1920 से लेकर 1947 तक का जो पूरा का पूरा कार्यकाल गांधी युग के नाम से जाना जाता है, उसका विद्यार्थियों मूल बेस और आधार कांग्रेस के इन उदारवादी विचारधारा वाले लोगों की नीति थी। आगे की कक्षा में मैं आपसे उग्रवादी दल, एक्सट्रीमिस्ट पार्टी के लोगों के बारे में बात करूंगा और ये बताऊंगा कि किस प्रकार से इनकी गतिविधियों ने तत्कालीन हिंदुस्तान के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को प्रभावित किया। जय भारत, जय हिंद।